सीटेट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज का ये 5वां पेपर होगा जो 16 फरवरी 2014 का पेपर है। कब का? ये 16 फरवरी 2014 का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में 2011 और 2012 के 2 पेपर और 2013 के सीडीपी के क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उन्हें अवश्य देख लें। ये सीरीज निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में मदद करेगी, चाहे आपका सीटेट का पेपर अब हो या 1 साल बाद हो या जब भी हो। जब भी पेपर होगा तो प्रीवियस ईयर हमेशा काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को क्या है पास करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना रोल निभाते हैं, ठीक है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है तो उसमें बच्चों से किस मतलब समाज में किस प्रकार की उम्मीद की जाती है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। यानी किसकी बात कर रहा है? अच्छे नंबरों की और क्या ग्रेड्स की। तो ये क्या है? ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। हमें ग्रेड्स या अच्छे नंबरों के लिए उनको तैयार नहीं करना, ठीक है। अगला क्या है? वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें। देखिए ये हमारा क्या है? पॉजिटिव दिख रहा है। सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का मतलब क्या है? जब वो समूह में बैठेंगे और वो एक दूसरे के काम में भागीदारिता निभाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? वो सोशल स्किल सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमारा? ये पॉजिटिव है। अगला फिर भी पढ़ते हैं कि वो बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकेंगे। समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें सवाल उठाना जरूरी हो जाता है, तो क्या है? नेगेटिव है। फिर भी चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालयों द्वारा प्रदत्त किया जाता है। यानी कि आंख मूंद के जो आपको मिले सब स्वीकार कर लो, तो ऐसा भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला क्या है हमारा? सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन किसका दिया हुआ? अनुकूलन हमारा पियाजी का दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। मतलब नकारात्मक नहीं हो जाएगा, इस प्रश्न में इसकी जरूरत नहीं है। पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, देखते हैं। सामाजिक निरपेक्ष। सामाजिक निरपेक्ष क्या? यानी कि जो संस्कृति की आप अपेक्षा कर देंगे तो क्या है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की अवहेलना हो जाएगी, तो इसको भी खत्म। अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका था? ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, ठीक है। तो ये भी हमारा बचेगा कौन? हमारा बचता है दूसरा, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या होता है कि जिसको सीखना है और जो सिखाएगा, यानी कि अध्ययन करने वाला और अध्ययन कराने वाला, दोनों आपस में जब तक वार्तालाप नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या है? वो पारस्परिक शिक्षण नहीं कहलाएगा। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर यही हमारा आधारित है। यानी कि शिक्षक और छात्र आपस में बैठकर पारस्परिक शिक्षण करें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देखेंगे तीसरे में क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। यानी कि ऐसा असाइनमेंट तैयार किया गया है जिसमें सभी विद्यार्थी क्या हों? अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यानी कि ऐसा वो असाइनमेंट है जिसमें किसी को किसी सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े और सब अच्छे तरीके से उसको क्या करें? कंप्लीट कर ले। तो ये कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? अब आपको पता होना चाहिए कि कोहल वर्ग कौन है, कोहल वर्ग ने कितने सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन से इनके स्तर थे, ठीक है। तो देखिए जो हमारे लॉरेंस कोहल वर्ग थे तो इन्होंने कितने स्तर दिए थे? इन्होंने 3 स्तर दिए थे, ठीक है। यानी कि 3 लेवल दिए थे। 3 स्तरों में इन्होंने क्या किया था? 2-2 चरण दिए थे। यानी कि 3 स्तर दिए तो प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण, ठीक है। तो ये जो हमारा सिद्धांत है प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे, तो ये क्या है? ये हमारा दूसरे स्तर का दूसरा चरण है। यानी कि जो सेकंड स्तर है और सेकंड स्तर का जो सेकंड स्टेप है, यानी कि जो चरण है कानून और व्यवस्था वाला, ठीक है। तो कानून व्यवस्था इसमें क्या होता है? जैसे कि इसमें मनुष्य कर्तव्यों पर आधारित होता है। जैसे कि एक समय के बाद ज़्यादातर अधिकांश लोग सोचने लगते हैं कि मनुष्य समाज के अच्छे के लिए कानून के दायरे में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी ओर वो करता है? संकेत करता है। तो ये कानून और व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तो यानी कि क्या है? सहायता नहीं लेनी और कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ लें एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि
14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, वह विकसित कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, ऐसा तो नहीं है। स्वायत्तता, किशोर अवस्थात्मक अक्कड़पन नहीं। ठीक है, और चौथा परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। जो 14 वर्षीय देविका है तो अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अक्कड़पन तो होगा नहीं, नियमों के प्रति घृणा होगा नहीं, और 14 वर्ष बच्चे में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी नहीं आती। उसमें क्या होता है? ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आत्मनिर्भरता यानी कि स्वशासन, अपने काम में वो खुद शासन करना चाह रहा है। ठीक है, या करना चाह रही। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है, यानी क्या है? उचित है। ठीक है, पहला क्या है? कक्षा को प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास को प्रजातांत्रिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्लास का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अगला देखते हैं, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। क्यूरियोसिटी होती है तो क्या होती है? वो तो अंतर्निहित होती है। तो ये हमारा क्या है? ये भी निगेटिव है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। ऐसा नहीं, विद्यार्थियों को सुनना बहुत जरूरी है। तो ये भी क्या निगेटिव? ये निगेटिव और हमारा पहला निगेटिव। तो बचता कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब समझ लेते क्या है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो जॉन डेवी हैं तो उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी है तो उसकी जो सामाजिक समस्याएं हैं तो उसको क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए उनको सुलझाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है? भाषा अवबोधन से संबंध विकार। भाषा अवबोधन, भाषा की बात आती है तो भाषा की बात जब आएगी तो किसका होगा? भाषाघात होगा, यानी कि अफेज्या होगा। ठीक है, पठन वैकल्प डिसलेक्सिया पठन संबंधित होता है, और ये वाक संबंधी बोलने में। इसी तरह अप्रेक्सिया हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, यानी क्या है? जो कौन सा इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा क्या कह रहा है कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। किसकी बात कर रहा है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत की। देखो, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है तो उसमें क्या है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि उसकी आलोचना करने के लिए कौन सा संबंधित नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। क्या नहीं है? शोध आधारित नहीं है। तो देखो, ठीक है, शोध आधारित नहीं है, मान लेते हैं। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ये भी ठीक बात है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो क्या एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं तो क्या एक क्षेत्र में नहीं करते, वो कई क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। अरे बहुबुद्धि सिद्धांत का अनुभवात्मक आधार क्यों नहीं है? होता है, तो ये क्या है? हमारा नकारात्मक है। शोध आधारित नहीं है, तो ये क्या? शोध आधारित होता, तो ये नकारात्मक हो गया। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तो हमारा इनमें से कौन सा बेस्ट दिख रहा है? हमारा इनमें से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि जो बहुबुद्धि सिद्धांत था तो इनमें क्या कहता है कि प्रक्रिया का वर्णन किया था जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के मामले में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि क्या समस्या होगी कि क्यों नहीं माना जा सकता? पहला क्या कह रहा है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न समझिए कि क्या कह रहा है। एक तो वैध कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैलिड नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये ध्यान देने के नहीं वर्ड आपको ध्यान देना। अब फिर इसके बाद प्रश्न में आइए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता। ठीक, और आगे चलते हैं। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ठीक,
ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत है। चौथा क्या है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल संगत नहीं है। ये किसके, सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल होता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट गलत लिखा है। इसके बाद और कौन सा, 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। समान महत्व क्या है, ये देता है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब देखो ये क्या है, ये सारी बातें निगेटिव हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या बताना था, वैध नहीं है। निगेटिव मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे विशिष्ट परीक्षण होते हैं तो वो एक प्रकार के लिमिटेड चीज़ें ही दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहले के साथ जाएंगे। देखो बाकी जो ये पॉजिटिव है और बाकी ये तीनों क्या है, तीनों निगेटिव हैं, तो इस तरीके से भी हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं कि हम देखते हैं कि जो 4 ऑप्शन है तो उनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो जो 3 एक जैसे मिल जाएंगे, अगर 3 पॉजिटिव मिल जाएंगे तो चौथा जो निगेटिव बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर 3 निगेटिव मिल गए, अगर 3 पॉजिटिव मिले तो जो निगेटिव मिल गए वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या बचता है हमारा, यही बचता है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आंसर यही सही होगा। आगे देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद यानी क्या है, डिफरेंसेस स्टूडेंटों के बीच में क्या होता है, आगे इसको पढ़ते हैं। लाभकारी नहीं है भाई, अगर व्यक्तिगत विभेदता है बच्चों के बीच में तो वो क्या होता है, वो क्लास के लिए हमेशा लाभकारी होती है। तो लाभकारी नहीं है तो सीधे इसको आधा ही पढ़ते काट दे, लाभकारी हानिकारक है ये भी काट दे, अनुपयुक्त है ये भी काट दे। चौथा क्या बचता है, चौथा बचता है सिर्फ लाभकारी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो क्या है, तो ये अध्यापक के लिए ठीक होता है। बालक जितना कक्षा जितनी समावेशी हो जाएगी और जितनी व्यक्तिगत विभेदताएं होंगी तो उससे क्या होता है, उससे सब बालक एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, तो यानी कि बालक ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो विद्यालय में आकलन प्रारंभ किया गया था तो वो क्यों किया गया था, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ठीक बात, थोड़ी देर ठीक लग रही। इसके बाद विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी क्या है कि उनकी उन्नति के लिए उनकी जितनी भी एक्टिविटी है सबको क्या है, सबके लिए एक अभिलेखन तैयार करना, ठीक है, और उसके लिए अध्यापकों क्या अभिप्रेरित किया जाए, यानी कि अध्यापकों को उसके लिए क्या किया जाए, मतलब तैयार किया जाए, ठीक है, ताकि वो क्या साल भर की उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें। इसके बाद विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। देखो विद्यालय आधारित आकलन का मतलब क्या है कि जो विद्यालय आधारित आकलन क्यों होता है, वो इसलिए प्रारंभ होता है ताकि कोई विद्यालय किसी विद्यालय में देखा जाए कि किस स्थिति में है और उसके क्षेत्र के जो अन्य विद्यालय हैं वो कैसे हैं, यानी कि उनकी स्थिति क्या है। और जब दोनों विद्यालयों में तुलना होगी तो क्या होगा, बेहतर होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारा इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है, आंसर नंबर चौथा सही माना जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब दोनों विद्यालय आपस में कम्पीट करेंगे तभी तो एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा चौथा सही माना जाता है, ठीक है। कई किताबों ने और कई लोगों ने इसको माना है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, यानी कुछ लोगों ने इसको ऑप्शन 2 भी माना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, यानी कि 3 एक जैसे होंगे और चौथा इनसे अलग होगा, ठीक है। पहला प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, यानी कि प्रश्न और उत्तर हैं तो उनको इकट्ठा करना, ठीक है, और बातचीत करना। किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लोगे तो किसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रश्न पूछा उसने उत्तर दिया, तो ये भी क्या हो, प्रश्नोत्तर टाइप हो गया। प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये क्या है, तीनों एक जैसे। चौथा क्या कर रहा है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, यानी कि स्व आकलन का मतलब क्या होता है, स्व आकलन का मतलब कि बच्चा क्या है अपना आकलन खुद ही करेगा, इसमें शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होता। और इन तीनों में क्या है, ऊपर वालों में इनमें शिक्षक इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, बाकी ये तीनों कट जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, ठीक है। अब ठीक तरीके से मिला होने क्या मतलब है, क्या आपने अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्या आप केवल बच्चे को केवल गणित की उपलब्धि के आधार पर इनका मूल्यांकन कर देंगे। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, लास्ट में इनका मतलब रिजल्ट बताने एक तरीके से, ठीक है, तो वो तो नहीं बता पाएंगे।
इसके बाद पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? सृजनशीलता क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी बिना किसी चीज़ को देखे आती। तो आपने तो मैच देख रखा है, तो ये वो नहीं होगा, ठीक है, ये इससे मैच नहीं करता। इसके बाद जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है। आपको विधि लिखनी है, आपको प्रयोग नहीं करनी, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हमारा गलत है। चौथा क्या है? निम्न निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो क्या कौन सा कर सकता है? विश्लेषण। देखो, जब आपको कई चीज़ें दी होंगी तो क्या करेंगे? आप उनको विश्लेषित करेंगे तभी तो आप उसके परिणामों तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। यानी क्या है? जो विद्यार्थी वंचित हैं तो वो अपनी भागीदारिता तब क्या हो? सफल हो जाए। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। आप उनको ये बताएंगे कि आप में क्षमताएं हैं, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, यानी कि आप में एबिलिटी है, ठीक है। आप उनको अगर मोटिवेट करेंगे, आप उनकी क्षमता पर भरोसा दिखाएंगे तो क्या होगा? बच्चा ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव लग रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। आप अपनी रुचि क्यों विकसित करेंगे? किसको ज़रूरत है? बच्चे को ज़रूरत है। तो बच्चे की रुचि विकसित करनी, अपनी नहीं करनी। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करें। तुलना तो करना ही नहीं है, ठीक है। तुलना किया, बच्चा बिगड़ जाएगा। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है। उनको ये बता देना कि नहीं, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रकार से फेल हो, ये हो वो हो। तो क्या ये भी नेगेटिव बात है। तो क्या आप उस पर भरोसा जताएंगे, आप उसको बताएंगे कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आप में एबिलिटी है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यानी कि विकासात्मक विकार, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट की बात हो रही। आत्मवियोग का मतलब क्या होता है? कि आपका अपने आप से खुद से मोह भंग हो जाना, ठीक है। प्रमस्तिष्क घात क्या होता है? कि आपके मस्तिष्क में कोई चोट या कुछ समस्त विकार होना, ठीक है। और पर अभिघात जन्य तनाव, ये तनाव देखिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रेस है। तो ये क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्टिव नहीं होता, ये किसी समस्या के हो जाने के बाद होता है। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या है? वो एक अलग स्थिति है। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर इसके बाद तनाव आपको उत्पन्न होता है, तो वो दूसरी स्थिति होती है। और जबकि ये अवधान सक्रिय विकार या प्रतिघात, प्रमस्तिष्क घात और आत्मवियोग, ये क्या होता है? ये आपके पहले स्टेज वाली चीज़ें होती हैं। तो क्या ये तीनों विकार हैं। और ये हमारा जो अभिघात है, तो क्या है? ये स्ट्रेस तनाव है, तो ये विकार नहीं है, ठीक है। तो ये इनका उदाहरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? किससे संबंध है? क्या बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप किससे संबंधित नहीं? सार्वभौमिक अधिगम, ये क्या है? कि मतलब जो सभी के लिए अधिगम का एक प्रारूप हो, वो उपचारात्मक शिक्षण, वही चीज़ आ गई। यानी कि जिसको जो समस्या है तो उसके उपचार करने के लिए। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या है? कि सभी के लिए आपस में बैठकर वही शिक्षण। देखो, विभेदित अनुदेशन, इसका मतलब क्या होता है? विभेदित अनुदेशन का मतलब होता है, देखो ये जो आपके सार्वभौमिक अधिगम है और उपचारात्मक शिक्षण है, पारस्परिक शिक्षण है, तीनों क्या है? ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। और इसलिए प्रश्न में जो दी गई विशेषताएं हैं तो वो क्या? विभेद यानी डिफरेंस करने के काम आती है। ये जो उपयुक्त जितनी भी विशेषता दी गई तो ये किसके काम आती है? ये डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं, ठीक है। यानी बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग करने और इस्तेमाल करने, मतलब इस्तेमाल भी कर दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों को समझ भी ना आए, यानी कि जितनी ऊपर विशेषताएं दी गई हैं तो आप बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट भी करते हैं और बच्चे को समझ भी ना आए, ठीक है। तो आप इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? बच्चों के विभेदीकरण करने के लिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं, जो सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो क्या वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, नेतागिरी नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर आ सकते हैं। देखिए, ये इस पॉइंट का मतलब समझ क्या होता है?
यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं हमारे, तो अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है, मान लो कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उनका हम अज्यूम करते हैं कि उनका ग्राफ क्या है, बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है, अच्छा जाता है। कब जाता है? जब उनको सारी सुविधाएं या उन पे उनको कोई सहयोग करने वाला मिल जाता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, तो क्या होता है, उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। तो ये वही समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो उनकी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की जो इच्छा होती है, चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर उसमें उनको सहयोग नहीं मिला तो क्या होता है, डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाती है, तो वो उच्च श्रेणी से एकदम निम्न श्रेणी की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चौथा देखेंगे, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन वो नेतागिरी नहीं करते, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, ठीक है, और मस्तिष्क के कारण ठीक है होता है। लेकिन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्या, उनमें अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनकी जो संवेदनात्मक चीज़ें होती हैं, तो उसके कारण भाई जब उसको सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी, तो क्या होता है, उसकी श्रेणी एकदम नीचे आ जाता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, यानी कि विद्यालय में जो समावेशन है तो किस पे केंद्रित होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ठीक है। आगे देखते हैं, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता पर, केवल निर्योग्य मतलब क्या, केवल निर्योग्य पर थोड़ी काम करना है, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता, यानी कि संपूर्ण कक्षा को छोड़ के आप निर्योग्य बच्चों पर ध्यान देंगे। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता, निरक्षर अभिभावकों की क्या जरूरत, उनकी थोड़ी कोई आवश्यकता उस तरह। देखो पहला क्या बचा, 3 हमारे कट गए तो पहला बचता है, तो पहला तो हमें ये तो पता है कि पहला हमारा सही होगा। अब पहले का सही होने का रीज़न क्या होता है, देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितने भी बालक हैं क्लास में, जितने भी लोग हैं, तो सभी का ध्यान देना होगा, ठीक है। और जो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको क्या, उनके लिए छोटे छोटे प्रावधान, यानी कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म, यानी कि छोटे छोटे क्या उनका हमें प्रावधान भी करने चाहिए, जिससे क्या उनका भी विकास किया जा सके, साथ में सारे बच्चों को एक साथ लेकर चला भी जा सके, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। निस्सहायता का कारण क्या मतलब होता है, देखो निस्सहायता का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ गए, हम गए कोई एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता तो हम क्या हो जाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं, ठीक है। या मान लो कोई काम कर रहे हैं तो हमारा 1-2 बार कोई काम बिगड़ गया तो हम क्या हो जाते हैं, हम एक तरीके से असहाय हो जाए, यानी कि हताश हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी का कारण पूछ रहा है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो यही बात दिख रही है। यानी कि आप कब हताश हो जाते हैं, यानी कि जब हताश हो जाते हैं तो आप मान लेते हैं कि हमारा जो काम है तो वो क्या होगा, सफल नहीं हो सकते। तो वही है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यानी कि उसको आपने व्यवहार में डाल लिया कि हम सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। कक्षा विद्यार्थियों के प्रति कठोर निर्णय नहीं लेने, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना, ठीक बात है, होता है कभी कभी, लेकिन ये भी क्या है, नेगेटिव है। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय, ये भी क्या है, ये भी नहीं बात, तो क्या होगा, यही पहला नंबर, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 19, इसमें क्या कहता है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बालक है तो वो विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कम अंक प्राप्त करता है, तो उसको उसके माता पिता से किस प्रकार की बातचीत की जा सकती है, वह अभिभावकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन और चलचित्र कॉमिक्स खेलकूद अतिरिक्त काल पर रोक लगा दे। ये क्या है, आप उसको मोबाइल नहीं चलाने देंगे चलचित्र में, इसका कोई मतलब नहीं। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। अगर कोई शिक्षा नहीं ले पा रहा तो उसके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन क्या करना है, आप उसके बारे में वो थोड़ी लिख रहे हैं बुक, ठीक है। घर पर उसको परिश्रम पूर्व कार्य करने पर बल दे दें, आपको उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना। देखिए अगर बच्चे के साथ कोई भी समस्या हो रही है तो इसका मतलब बच्चे में समस्या नहीं है, आप में समस्या है और आपके सिस्टम में समस्या है। इसलिए क्या करेंगे, आप उसको मतलब अध्यापकों से जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, घनिष्ठता होगी, तो क्या होगा, वो उतना ज़्यादा प्रश्न पूछ सकेगा, तो आप उसको उतना ज़्यादा सिखा पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, यानी कि समस्या समाधान को बाधित क्या नहीं करता, ठीक है। पहला क्या है, अंतर्दृष्टि, ठीक है, समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। मानसिक प्रारूपता, यानी कि जो मेंटल सेट है आपका, अगर आपका अभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो आपके समस्या समाधान में सहायता नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, आप समस्या का समाधान तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। मोर्चाबंदी क्या मतलब कि आप डट के बैठ जाना कि हमें ये नहीं करना तो नहीं करना, तो जब मोर्चाबंदी कर लेंगे तब क्या समस्या का समाधान तो हो ही नहीं सकता।
निर्धारण आपने फिक्स कर लिया पहले से कि हमें ये काम नहीं करना, तब भी नहीं कर पाएंगे। तो बचता क्या? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि एक ऐसी चीज़ है, ये होता क्या है कि इसमें अंदर से कुछ विचार आते हैं। तो जब विचार आते हैं तो ये विचार क्या करते हैं, आपकी जो समस्या है तो उसके समाधान में क्या होते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि, ये क्या होता है, ये आपके समस्या समाधान में हेल्पफुल होता है। जबकि तीनों क्या है, तीनों उस तरह की मोर्चाबंदी वाली चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती वाली, कि हम नहीं करेंगे, तो ये समस्या समाधान तक आपको पहुँचा ही नहीं सकती। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 21। एक शिक्षिका को पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। ठीक है, क्या लिखना सिखा रही है, सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी स्वशैली विकसित करने में, डेवलप करने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, वह बच्चे को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता, यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर एक पैराग्राफ है तो केवल 2 लाइनें पढ़ लो, काम चल जाएगा, तो ये क्या नेगेटिव हो गया। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु को महत्व पुनर्बलित करती है। यानी कि आकलन के दृष्टिकोण से क्या करती है, जो सिलेबस है तो उसको पुनः कंप्लीट करने की कोशिश करती है। तो ऐसा नहीं करना, हमें सिखाना है, सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं। वह विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही, याद करने के लिए बल दे रही, रटने के लिए जबकि एनसीईआरटी ने मना किया है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए, वो उनमें क्या है, एक स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। यानी कि एक क्या है मदर टंग है और दूसरा क्या है सेकेंडरी लैंग्वेज है उसकी। तो वो दोनों किस प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं, देखिए अधिकाधिक सामान्यीकरण क्या करेंगे, यानी कि पूछ रहा है कि किस प्रकार की वो दोनों त्रुटियां करेंगे। ठीक है, अधिकाधिक सामान्यीकरण ऐसी कोई बात नहीं, सरलीकरण नहीं, अत्यधिक संशुद्धता नहीं, विकासात्मक, वो किस प्रकार की त्रुटियां करेंगे, जब दो बालक अलग अलग, एक प्राइमरी मतलब भाषा सीख रहा है और एक उसी भाषा को सेकेंडरी के रूप में सीख सकता है। तो क्या वो उन दोनों में जब विकास होगा, भाषा को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तभी तो वो छोटी छोटी गलतियां करते जाएंगे। तो किससे संबंधित है, वो विकास से संबंधित है। अगर भाषा सीख रहे हैं तो विकास के नाम पे ही तो त्रुटियां होंगी, उसमें शुद्धता और संशुद्धता इसमें अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो विकासात्मक क्या होगा, सही होगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में जो तनाव है तो क्या करता है, निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध है, ये कैसी बात आ गई, वही बात आ गई कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें क्या होता है, तनाव के कारण हम क्या होता है, मतलब तनाव की स्थिति आ जाती है, शरीर कांपने लगता है। ठीक है, तो ये वही बात है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के भाव होते हैं। ठीक है, तो भाव का मतलब क्या, ये तो संज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसका सीधा संबंध किससे होगा, संज्ञान भावना से। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यानी कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया होगा तो वो उससे क्या करते हैं, साथ में उसके बैठ के परामर्श, यानी कि उससे बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर होगी। ठीक है, बेहतर बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस करें। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें क्या आरामदायक थोड़ी है, तो आप तो उसको नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, वह यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यदि किसी बालक का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है तो अगर आप उसके पास बैठे हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मतलब बातों से क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास का निर्माण होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो क्या करेगा, वो अपने विचारों में एक नई खोज लाएगा। ठीक है, और वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या ये पॉजिटिव है। अगला पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है। ये क्या है कि आप पढ़े हैं तो आप ऐसा थोड़ी है कि उसमें आप अच्छा कुछ सोच लेंगे अपने भविष्य के बारे में, ऐसा नहीं है। तो उनको क्या करना है, पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। चौथा क्या है, पढ़ लेते हैं ये भी। एक कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ नहीं है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि विशेषज्ञों की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न 24। इसमें क्या कहता है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशीलता रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होता है। यानी कि क्या है, कोई उच्च स्तरीय सृजनात्मक यानी कि वो बनना चाहता है, रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो क्या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। देखिए पढ़िए, कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है। उपाय तो सब ठीक होंगे लेकिन जो कम होगा, ठीक है ये भी ठीक है। अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना।
बिल्कुल ज़रूरी है ये भी। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि जिस काम को करना चाह रहा है तो उसमें क्या ज़्यादा समय उसको देना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध में साहित्य पढ़ने के लिए, उनसे सीखने और प्रयास के लिए, यानी कि उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। आप जिसकी तरह बनना तो उस मॉडल को फॉलो करना भी तो ज़रूरी है। और जिस रंगमंच को सीखना चाह रहा है तो उसमें क्या उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, और उसी में प्रफुल्लित भी होगा वो। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जो, तो इसमें क्या है, ये केवल क्या कह रहा है, ये केवल कह रहा है कि छात्रवृत्ति के लिए आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जीत लें और तो आपका काम हो जाएगा। तो हम केवल छात्रवृत्ति के लिए थोड़ी वो सीख कर रहा है कोई काम। तो वो बनना चाह रहा है उच्च स्तरीय कलाकार और आप उसको केवल छात्रवृत्ति तक रख रहे हैं। ठीक है, ये कम प्रभावी है। तो इसलिए हमारे ये 3 क्या होंगे, सही होंगे, और ये हमारा चौथा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करें। देखो, ये अब्राहम मैस्लो, जो हमारे अब्राहम मैस्लो हैं, इनका क्या है, इनका जो हमारा आवश्यकता अनुकूलन का सिद्धांत है, तो इसमें क्या बताया इन्होंने 5 चरण बताए थे। ठीक है, तो इसी के ये बच्चे और वृद्धि के विकास हेतु कठोर अध्ययन, ये इन्हीं से संबंधित है। बाकी जैसे बंडूरा हो गया, स्कनर हो गया, पियाजे हो गया, इन तीनों के बारे में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो तीनों का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किससे संबंधित होगा, ये मास्लो से संबंधित होगा। इसके बाद 27 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ठीक है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना। अब परीक्षाएं बढ़ा दे के बच्चे को थोड़ी सिखा पाएंगे। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना। अध्यापकों के द्वारा क्या करना है, बच्चों की जो स्वायत्ता है, यानी कि जो उनका स्वशासन है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और उनकी सहायता करनी। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। एक ही पद्धति पर टिके रहना क्या गलत बात है। या 40 मिनट से 50 मिनट समय को बढ़ा देना, तो पीरियड आप बढ़ा देंगे तो इससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं परिपक्व विद्यार्थी यानी कि कौन, मेच्योर स्टूडेंट कैसे होते हैं। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऐसे की बात है कि भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, उनको पता है कि भावनाओं का स्थान होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते। ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है। आगे चलते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते। ठीक है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। चौथा, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। नहीं, विचलित होते हैं, सब विचलित होते हैं। तो पहला और चौथा ये तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरे और तीसरे में आपको आंसर टिक करना। देखिए, दूसरा पढ़िए, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। समस्याएं तो सबके साथ आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिए समाधान भी शीघ्र ही ढूंढते हैं। तो ये क्या है, ये एक मैच्योर स्टूडेंट की पहचान होती है। ठीक है, ताकि वो समस्या समाधान को शीघ्र ही उसका समाधान करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा ज़्यादा बेटर। ठीक है, इसलिए 3 को भी काट देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाया। ठीक है, चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक में जाता है, यानी कि पहले पूर्व प्राथमिक जाता है तो चिल्लाता है, और जब प्राथमिक जाता है तो क्या करता है, चिल्लाता नहीं है, बल्कि तनाव में आकर वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसके कंधे और गर्दन क्या होते हैं, टेढ़ी हो जाती है, यानी कि वो अपना शरीर अकड़ने जैसा बना लेता है। ठीक है, तो उसके इस व्यवहार परिवर्तन का सैद्धांतिक किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देखिए, तो जो एक बच्चा होता है तो उसमें दो भेद पाए जा रहे हैं ना। एक में क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, और एक में क्या कर रहा है, शरीर को अकड़ बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ये हमारा क्या कर रहा है, विभेद, यानी कि एक बच्चे में दो चीज़ें हो रही, भेद पाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी ही हमारा ठीक है। ठीक है, और पहला जैसे विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो यहाँ 2 अलग अलग बच्चों की बात नहीं हो रही, एक ही बच्चे की बात हो रही है। तो एक बच्चों के 2 रूप। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती। ठीक है, यानी कि जो हमारी क्या है अनुवांशिकता है, तो वो हमारे क्या परिवेश को, या जो हमारा वातावरण है, तो उसको प्रभावित करती है। ठीक बात करती है।
इसके बाद अगला, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। देखिए, बुद्धि लब्धांक कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता, हमेशा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, भले ही वो पॉइंटों में हो। तो ये क्या, ये नहीं हो सकता। दूसरा, अनुभव मस्तिष्क के विकास में प्रभावित नहीं होता। अनुभव, अरे भाई, आपको अगर अनुभव नहीं है किसी चीज़ का, आदमी कहता नहीं कि कुछ समय के बाद अनुभव ही काम आता है, ठीक है, तो मस्तिष्क के विकास में अनुभव काम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो विद्यालय जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या होगा, अनुवांशिकता, यानी कि अनुवांशिकता जो होती है तो परिवेश को समझने में हमारी अधिक मददगार होती है, ठीक है, वो मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये रहे CDP के हमारे 30 प्रश्न, ठीक है, जो खत्म होते हैं। इसके बाद अगला पेपर जो हमारा आएगा 2014 में जो भी पेपर आया होगा वो आएगा, या 2015 का पेपर आएगा, ठीक है। तो उसमें हम अगले 30 CDP के प्रश्न देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर हिट कर लें, जिससे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।